लखनऊ भाजपा प्रदेश कार्यालय में विस्तारकों के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लिया। विस्तारकों के साथ अहम बैठक हुई क्योंकि 2024 की जो भूमिका है वो विस्तारक तमाम भूमिका अदा करने वाले हैं। विस्तारकों की जो बैठक भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक आज अवध क्षेत्र के जो विस्तारक है उनकी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आगामी क्या कार्यक्रम है उनको लेकर धर्मपाल सिंह बताते विस्तारकों को नजर आएंगे। और अब तक जो फील्ड में विस्तारकों ने काम किया है, उत्तर प्रदेश में करीब 600 विस्तारक बनाए गए हैं जो फील्ड में जाकर के माहौल को परखते हैं कि भाजपा का माहौल क्या है और भाजपा की जो खोई जमीन जहां पर कमजोर क्षेत्र है उनको मजबूत करने का काम करेंगे। तो कुल मिला के आज काफी अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी में विस्तारकों के साथ अवध क्षेत्र के हुई है। अब बैठक के बाद तमाम जो चीजें हैं वो जो क्षेत्र में काम करना है या फिर जो संगठन में अभी जब मीटिंग हुई थी कल के बाद जो दिशा निर्देश दिए गए थे आगामी कार्यक्रमों को लेकर, वो दिशा निर्देश विस्तारकों को संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिया है। कैमरा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सरकार के तमाम दावों के बावजूद लखनऊ की सड़कें बदहाल हैं। जगह जगह बारिश में जलभराव हो रहा है और लोग जलभराव से और सीवर की गंदगी से, नालियां उफनाने से तंग हैं। इसको लेकर के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कल तेवर तीखे किए हैं और अफसरों से कहा है कि लोगों को निजात मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि जो महीनों से स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी उन्हें ठीक कराया जाए और उन्होंने इस पर जो है कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। अब नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह खुद जो है फील्ड में निकल रहे हैं और विधायकों के साथ और सभासदों के साथ उन्होंने लगातार जो है निरीक्षण भी शुरू किया है और इसके बाद उम्मीद की जा रही शायद कुछ स्थिति सुधरे। अब देखना यह है कि नगर विकास मंत्री के आदेश का कितना असर पड़ता है अफसरों पर और उनके मातहत कितना जो है काम कर पाते हैं और लोगों को कितनी राहत मिल पाती है, ये समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नगर विकास मंत्री ने क्लियर कह दिया है कि अब अगर हमें शिकायतें बढ़ी तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी। कैमरामैन रियाज के साथ टी.एन. मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी में शिवपाल सिंह यादव को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनका पार्टी में कद कब बढ़ाया जाएगा और इनको जो नेता हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की जो अलग अलग विंग है उसको तैयार किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो लगातार आ रही है। लेकिन इसमें जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनकी जो पुरानी पार्टी थी यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके नेताओं के नाम फिलहाल गायब हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही जो प्रदेश कार्यकारिणी है समाजवादी पार्टी की वो जब तैयार की जाएगी उसमें समाजवादी पार्टी के जो कई ऐसे नेता हैं जो छोड़कर समाजवादी पार्टी को छोड़कर शिवपाल सिंह यादव के साथ गए थे उनको इस कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में इंतजार है कि शिवपाल सिंह यादव का कद और कैसे बढ़ेगा और उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को शिफ्ट किया जाएगा और समाजवादी पार्टी में जगह मिलेगी, उसके बाद समाजवादी पार्टी मजबूत भी होगी और इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव का भी कद बढ़ेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में अक्सर देखा जाता है कि बिजली चोरी की जहां घटनाएं होती हैं लगातार बिजली विभाग इस पर अभियान चलाता है और लगातार कार्रवाई करता है। मगर सबसे बड़ा ताज़ा मामला प्रयागराज के सिविल लाइन के पौष इलाके का है, जहां पर खुद पुलिसकर्मी ही बिजली चोरी करते दिख रहे हैं। बता दें सुभाष चौराहे पर पुलिस चौकी है जिसमें कटिया से लाइट जलाकर रोशन की जा रही है पुलिस चौकी को। सबसे बड़ी बात है कि सिविल लाइन एसडीओ इस पर किसी प्रकार की अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की, या फिर पुलिस से उन्हें कहीं ना कहीं खौफ लगता है इसलिए शायद इस पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर यही कोई आम जन होता तो उस पर किस तरह की कार्रवाई करती। जिस तरह से अक्सर देखा जाता है मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है लाइट चोरी करने को लेकर, मगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सिविल लाइन पुलिस चौकी में हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं किस तरह से तार बॉक्स से डायरेक्ट चौकी के अंदर जा रहा है और बिना मीटर के यहाँ लाइट जलाई जा रही है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर अवैध तरीके से बिजली यहाँ चलाकर कटिया से ही पुलिस चौकी रोशन होती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अमेठी में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक ताजा मामला सामने निकल कर आया है। एक युवक को कुछ लोगों ने पेड़ में रस्सी के सहारे बांधकर जमकर पीटा, जिससे उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी है। इस पूरे मामले पर जब अमेठी पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने बताया है कि 4 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। सावन के महीने की शुरुआत
हो चुकी है और पूरे 2 महीने सावन का महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस समय हम चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे महाराज मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर में खड़े हैं, जहां पर भगवान ब्रह्मा ने यानी सृष्टि के रचयिता ने इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर का निर्माण हुआ था। आपको बता दें कि ज़्यादातर जो शिव के शिवलिंग हैं वो मंदिरों के किनारे ही स्थापित हैं। इसीलिए सतयुग में भगवान ब्रह्मा ने इसको मंदाकिनी नदी के किनारे स्थापित किया था। त्रेता युग में जब भगवान राम 11.5 साल यहाँ वनवास काल काट रहे थे और उन्होंने मत्स्य गजेंद्र नाथ महाराज से आज्ञा मांगी कि यहाँ पर हमको रुकना है, उसके बाद से यह मंदिर अनवरत चलता आ रहा है। तकरीबन सुबह 4 बजे से अभी तक यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं और उसके बाद से अभी तक का आंकड़ा अगर माने तो 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल ये मंदिर 12 महीने खुला रहता है, लेकिन सावन और शिवरात्रि के महीने में बहुत खास माना जाता है। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। बदायूं पुलिस ने बीते दिन हुई 2 हत्याओं का सनसनीखेज खुलासा किया। आपको बताते चलें, बदायूं के उशैद थाना क्षेत्र के बच्ची जजरऊ गांव के पास 2 महिलाओं के अधजले शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने पूरे मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि जो 2 महिलाओं के शव मिले थे वो थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाली 2 महिलाएं थीं, जो बदायूं के राम कोल्ड स्टोर में आलू बीनने का कार्य करती थी, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। पर एक ऐतिहासिक मंदिरों का जो एक कहीं न कहीं एक प्राचीन इतिहास माना जाता है, तो आज हम धूमनपुरा एक छोटे से गांव नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव धूमनपुरा, जहां धूमेश्वर नाम से ये मंदिर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई वर्ष पहले यहाँ अज्ञातवास में यहाँ पे पांडवों द्वारा ये यहाँ स्थापित जो मंदिर किया गया, तो कहीं न कहीं एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। क्योंकि बटेश्वर से लेकर आसई तक जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं 11 मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, उसमें भी एक यहाँ एक धूमेश्वर मंदिर माना जाता है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ कई वर्षों से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ मंदिर पर दर्शन करने पहुँचते हैं, क्योंकि प्राचीन ऐतिहासिक भी मंदिर माना जाता है। हम आपको वही दिखाना चाहेंगे जो एक विशाल काय जो मंदिर माना जा रहा है यहाँ यमुना नदी के किनारे। तो कहीं न कहीं देखा जाए यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो शिवलिंग हैं यहाँ स्थापित थी, जो आज पूरी तरीके से पानी के अंदर जो डूब चुकी हैं। अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ यमुना नदी के किनारे जो ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग इस मंदिर को आस्था के रूप में यहाँ जाना जाता है। क्योंकि यहाँ एक प्राचीन धूमेश्वर नाम से जो मंदिर स्थापित है, तो कहीं न कहीं पांडवों ने जो अज्ञातवास में इस मंदिर में स्थापित लगातार शिव मूर्ति भी की थी। क्योंकि इस प्राचीन मंदिर में आज भी मैं दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो धूमेश्वर मंदिर है जो लगातार यहाँ पांडवों द्वारा ये अज्ञातवास में जो यहाँ पे स्थापित जो मंदिर हुआ था, तो कहीं न कहीं लोग दूर दराज से आज भी इस मंदिर में लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यमुना पट्टी क्षेत्र में बसे गांव के ग्रामीणों ने अपनी व्यवस्थाओं को जुटाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ऐसे में जब बाढ़ के हालात हों तो नाव मात्र एक साधन है जिससे आवागमन किया जा सकता है। लगातार विगत वर्षों से यह बाढ़ के हालात बने रहते हैं और तमाम समस्याओं का सामना ये ग्रामीण करते हैं, क्योंकि इनकी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं और इनकी आजीविका का साधन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने अपनी व्यवस्थाएं खुद ही तैयार करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जिया मात्र होती हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि उनकी तैयारियां तेज हैं और अभी यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 11 मीटर नीचे है। किसी भी तरीके की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है, लेकिन यह दावे कितने हकीकत है ये आने वाला वक्त तय करेगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। प्रतापगढ़ जिले के इस समय भीषण सड़क हादसा हो गया है। वहीं अनियंत्रित टैंकर की टक्कर से टेम्पो में सवार 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 8 घायलों को प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं भीषण सड़क हादसे में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद हो चुकी है। वहीं सीएम
योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी जो है भीषण सड़क हादसे में घायल की 50-50 हजार रुपए से मदद की जाएगी और वहीं मृतकों की 2-2 लाख रुपए की मुआवजे देने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज का यह पूरा मामला है, जहां भीषण सड़क हादसा हो चुका है। वहीं हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 8 घायलों को प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है। दरअसल बेदसराय निवासी राजू ने यह आरोप लगाया है कि बड़ी खास निवासी विजय और उसकी पत्नी ने शादी के नाम पर करीब 1,70,000 रुपए की ठगी कर ली है। दरअसल विजय ने राजू से कहा कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे और राजू को लेकर गोरखपुर पहुंचा। वहां पर विजय ने राजू को लड़की दिखाई और यह कहा कि सावन में शादियां नहीं होती हैं, इसलिए लड़की को घर ले चलते हैं और वहां पर फेरे डलवा देंगे। इस बात पर दूल्हा राजू तैयार हुआ और जैसे ही राजू अपनी दुल्हन को लेकर ऑटो पर बैठा, ऑटो कुछ किलोमीटर चला और सुनसान एरिया में वहां पर विजय ने पहले से ही कुछ बंदे अपने बुलाए थे। उन्होंने राजू के जेवर छीन लिए, राजू के कपड़े छीन लिए और वहां पर राजू की नई होने वाली दुल्हन को भी लेकर फरार हुए। राजू जब शाहजहांपुर आया तो उन्होंने मदनापुर थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मामला गोरखपुर का है, घटना स्थल गोरखपुर का, इसलिए यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब सोचने वाली बात यह है, ऐसा कौन सा कानून है जिस कानून के तहत FIR शाहजहांपुर में दर्ज नहीं हो सकती है। फिलहाल राजू ने गोरखपुर में भी अपनी घटना की सूचना दी थी, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब राजू न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।